News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 56 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया तो टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके खिलाफ विधायक हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की दर 8.4% रही, जो आरबीआई के 7% वाले अनुमान से भी ज्यादा है। और मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम के यू टर्न का अनुमान जताया और अगले 2 दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी कर दी। बड़ी खबर आई बंगाल से। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। शाहजहां शेख को सुबह उत्तर 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद खबर आई कि टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया। लेकिन पेशी के दौरान शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में आ गई, क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाहजहां शेख आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को 50 से ज्यादा दिनों से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन पर ईडी की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोषण का आरोप लगा। और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाहजहां शेख अपने पुराने तेवरों में नजर आए। यही नहीं, बसीरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे। कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाहजहां शेख तेजी से कोर्ट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्हें कोलकाता में पुलिस मुख्यालय लाया गया। यानी गिरफ्तारी के बाद जब जब शाहजहां शेख नजर आए, वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को यह खबर मिली, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं, संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोषण होने का भी आरोप लगाया था। और इसीलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वहां जश्न मना। महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली, एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था। और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां शेख के मामले की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई और इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने मांग की कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? बीजेपी ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, टीएमसी का जवाब आ गया। The court gave the freedom to the police. It took 48 hours. सियासी खींचतान के बीच टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेश खाली जाने का ऐलान किया, वो पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं हटे। वो रामपुर बाजार इलाके में एकदम डटकर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थक, दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे हुआ यह कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन शुवेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुवेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की मांग थी कि उन्हें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद दोबारा संदेश खाली की महिलाओं से मिलने की इजाजत दी जाए। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों ने उनके साथ कई बार ज्यादती की। और इसी बात पर पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर उठा कि वो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं थमा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को रोके जाने पर वहां एक बार फिर बवाल हो गया। हालांकि जैसे ही वो संदेश खाली पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उन महिलाओं के घर ले गए
संदेश खाली की संकरी गलियों में जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला फंसा तो वो कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान भी कर दिया कि बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं की बहादुरी का सम्मान करेगी। जो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही, उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली की महिलाओं का हवाला देते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की अपील की। और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का यह दौर सिर्फ संदेश खाली तक ही नहीं रहा, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में फैल गया। सिलीगुड़ी में तो बीजेपी ने शाहजहां शेख के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए वहां एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला और वहां के एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता जब उस पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचे तो उनकी झड़प पुलिस वालों से हो गई। पुलिस वालों ने लोहे के उस गेट को पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे खोलने में अपना जोर लगा दिया। ये रस्साकशी काफी देर तक चलती रही, लेकिन आखिरकार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस के उस घेरे को तोड़ने में कामयाब हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं से लगातार अत्याचार होने की शिकायतें मिलने के बावजूद टीएमसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और इसी का विरोध जताने के लिए बीजेपी ने वहां जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां रखे एक टायर को आग के हवाले कर दिया और जमकर विरोध जताया। इस दौरान एक कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गया और बाकी सबने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इधर लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद की नगर आयुक्त पर टिप्पणी के बाद खूब बवाल हुआ। नौबत ये आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नगर निगम की बैठक शहर की सफाई के मुद्दे पर बुलाई गई और इस बैठक में सफाई के लिए चुनी गई कंपनी पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन चर्चा शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया, क्योंकि बीजेपी के एक पार्षद ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। और इसी बात पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भड़क गए। वो आरोप लगाने वाले पार्षद पर बरस पड़े। उन्होंने मंच से ही उसे खूब डांटा और फिर गुस्सा कर वहां से निकले। ये देखकर पास खड़े दूसरे लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन गुस्से से लाल नगर आयुक्त रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के इनकार के बावजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो उनका हाथ झटक कर निकल गए और पीछे से लोग उन्हें रुकने के लिए आवाज देते रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के केबिन में भी उनका मान मनोबल होता रहा। लखनऊ नगर निगम की बैठक में बखेड़ा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के एक पार्षद ने नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा मिला, वो कंपनी नगर आयुक्त को फायदा पहुंचाएगी। और यही आरोप लगाते हुए उस पार्षद ने बैठक के दौरान नगर आयुक्त से सवाल पूछ डाला। इस पर नगर आयुक्त ही नहीं, मेयर भी भड़क गई। नगर आयुक्त के जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाने वाले पार्षद को भी सदन से जाने का फरमान सुना दिया और उसे खूब लताड़ लगाई। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त पर लगे आरोप को नगर निगम के सम्मान से जोड़ दिया और इतना भड़की कि बोलते बोलते माइक ही पटक दिया। यही नहीं, मेयर सुषमा खरकवाल आरोप लगाने वाले पार्षद को सदन से निकालने पर अड़ गईं। उन्होंने उस पार्षद की एक बात नहीं सुनी और पुलिस बुलाने का आदेश दिया और उसके सदन से जाने के बाद कार्यवाही जारी रखने का फरमान सुना दिया। वैसे जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा देने पर यह बवाल हुआ, उस पर कई पार्षद पहले भी सवाल उठा चुके हैं। 23 फरवरी की बैठक में तो पार्षदों ने उस कंपनी को जरूरत से ज्यादा भुगतान करने का आरोप भी लगाया था। उधर जयपुर में एक हथनी के एक पर्यटक पर हमला करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहां यह घटना आज आमेर के किले में हुई, जब गौरी नाम की हथनी अचानक गुस्से में आ गई और इसके बाद उसने अपनी सूंड से उठाकर एक पर्यटक को पटक दिया। गौरी नाम की इस हथिनी ने पहले रूस की इस पर्यटक को अपनी सूंड से उठाया, फिर गोल घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान महावत ने हथिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने पर्यटक पर हमला जारी रखा और हथिनी को रोकने के चक्कर में महावत भी जमीन पर गिर गया। यही नहीं, हथिनी को रोकने गया एक और आदमी भी उसके गुस्से का शिकार हो गया। ये घटना 13 फरवरी को आमेर के किले में हुई। वहां उस वक्त कई पर्यटक नजर आए।
इस डरावनी घटना के बाद आमेर के किले में हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रशासन से अपील की गई कि वहां ये प्रतिबंध स्थायी कर दिया जाए, यानी हाथी की सवारी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से हुई मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लग गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर ना मिलने से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी कि वो पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर का इंतजाम करें ताकि फिर ऐसी घटना न हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन की जंग में 20 भारतीय भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भरोसा दिया कि सरकार उन भारतीयों को जल्द रूस से भारत लाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर रूस बुलाया गया था और फिर आरोप है कि उन्हें जंग में उतार दिया गया। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक मदरसे में एक छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका वीडियो जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे पर एक दुकान से घड़ी चुराने का आरोप लगा था और इसी वजह से मदरसे के अंदर उसे किसी जानवर की तरह पीटा गया। बच्चे की पिटाई का जो वीडियो सामने आया उसमें फर्श पर वो बच्चा बिना शर्ट के घुटनों के बल बैठा दिखाई दिया। बच्चे के करीब खड़ा एक आदमी उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारता दिखा। पीठ पर थप्पड़ पड़ते ही वो बच्चा बुरी तरह चीख पड़ा। इसके बाद पीछे कतार में खड़े दूसरे लोग भी एक एक कर आए और उस बच्चे पर थप्पड़ बरसाते दिखे। बच्चे को थप्पड़ मारने से पहले सभी उसकी पीठ पर थूकते भी दिखाई दिए। पिटाई की वजह से वो बच्चा छटपटाता दिखाई दिया। थप्पड़ से बचने के लिए वो अपने हाथों से अपनी पीठ को बचाता दिखा, लेकिन मदरसे में मौजूद करीब 10 लोगों ने उस बच्चे को इसी तरह थूकने के बाद थप्पड़ मारे। बच्चे पर बाजार से एक घड़ी चुराने का आरोप लगा था। दुकानदार ने चोरी की शिकायत उस मदरसे में कर दी जहां वो पढ़ता था। हालांकि पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के घर वालों ने उसकी पिटाई करने वाले मदरसे के मौलवियों पर केस दर्ज करा दिया। इस बीच राजस्थान के हनुमानगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी की बैठक के दौरान बवाल हो गया। भजन लाल सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता 2 गुटों में बढ़ गए और हंगामा करने लगे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहां से सामने आए हंगामे के एक वीडियो में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता एक बड़े से हॉल में चीखते चिल्लाते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग वहां रखी एक मेज के ऊपर खड़े होकर नीचे खड़े दूसरे कार्यकर्ताओं से बहस करते दिखे। थोड़ी देर बाद उन्हें उस हॉल के बाहर कर दिया गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। नाराज बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए फिर से हॉल के अंदर घुसते दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल बीजेपी के पदाधिकारी मंच से लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष ने जैसे ही माइक संभाला, उनके विरोधियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। मीटिंग हॉल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। उधर हिमाचल में विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के 6 विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए। ये खबर सूत्रों ने दी। इससे पहले सुबह स्पीकर ने कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद खबर आई विधायकों ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। यानी राज्यसभा चुनाव के 2 दिन बाद भी हिमाचल में सियासी हलचल रही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह सुबह विधायकों को नाश्ते पर बुलाया और शाम होते होते सीएम सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भरोसा दिया कि हिमाचल सरकार संकट में नहीं है। एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए। इससे पहले सूत्रों ने खबर दी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई विधायक और मंत्री नाराज हैं। और इस बात का जिक्र शिमला पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में किया। इसके बाद कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने विधायकों से मिलना जारी रखा और इसका असर दिखा। दरार कोई नहीं है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। एक दिन पहले विक्रमादित्य सिंह ने सुबह इस्तीफा दिया और शाम को वापस ले लिया था, लेकिन अगले दिन हिमाचल की सियासत में फिर गहमागहमी दिखी, क्योंकि कांग्रेस के बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद इन विधायकों ने इस फैसले का विरोध किया। यही नहीं, हिमाचल के लाहौल स्पीति से बागी विधायक रवि ठाकुर ने तो सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य के वन विभाग ने कुल्लू में उनके घर जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी आया। यानी हिमाचल में राज्य सरकार और बागी विधायकों में खींचतान बढ़ गई, क्योंकि सुबह सुबह स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद सूत्रों ने खबर दी कि इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
क्योंकि इन विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार सुरक्षित नजर आई। आंकड़े तो यही कहते हैं, क्योंकि 68 विधायकों वाली विधानसभा में 6 विधायक निलंबित हो गए और इससे बहुमत का आंकड़ा घटकर 32 हो गया, क्योंकि विधानसभा में 62 ही विधायक बचे और कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। यानी कोई नया सियासी खेला नहीं हुआ तो फिलहाल कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा है। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में मास्टरमाइंड माने जाने वाले अब्दुल मलिक का बेटा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अब्दुल मलिक के बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। इस मामले में पुलिस कुल 81 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर चुकी है। भारत का दौरा कर रहे टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का एक चाय के ठेले पर चाय पीने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि बिल गेट्स नागपुर के मशहूर यूट्यूबर डॉली चाय वाले के पास चाय पीने गए थे। उन्होंने उसके अनोखे अंदाज में चाय बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की पुलिस वालों के साथ भिड़ंत हो गई। वो अपने समर्थकों के साथ रामपुर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज पहले वहां सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भयानक बवाल हुआ था। इस बवाल में एक लड़के की मौत हो गई थी और इसी सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ रामपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन संभल में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पुलिस वालों से उलझ पड़े। सड़क पर लगे बैरिकेड के पास चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक गुस्से में खड़े दिखाई दिए। उनके पास पुलिस के कुछ अधिकारी भी खड़े नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े एक पुलिस वाले की तरफ इशारा करके उसे बुलाते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। चंद्रशेखर के बुलाने पर बैरिकेडिंग के पास पहुंचे उस पुलिस वाले ने माफी मांगी, लेकिन उसी वक्त चंद्रशेखर का एक समर्थक उस पुलिस वाले को नसीहत देने लगा। सड़क पर बैरिकेडिंग लगाए जाने से भड़के चंद्रशेखर आजाद वहां मौजूद पुलिस वालों से काफी देर तक बहस करते दिखाई दिए। इसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद चंद्रशेखर आजाद वहां से लौट गए। इस बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाजार में 2 सांड बुरी तरह भिड़ गए, लेकिन इस बीच एक आदमी इन दोनों सांडों के बीच में आ गया और उसे यह बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि अचानक ही एक सांड ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। तस्वीरों में दिखा कि दोनों सांड बीच सड़क पर एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए। इस दौरान वो आदमी काले सांड की पूंछ पकड़कर घुमाता और खींचता दिखा। आवारा सांडों की इस भिड़ंत को देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। उनसे बचने के लिए वो दूर ही खड़े दिखाई दिए, लेकिन लाल कपड़ों में वो आदमी निडर होकर दोनों सांडों के आसपास घूमता रहा, जैसे वो उनके साथ कोई खेल खेल रहा हो। काले सांड की पूंछ खींचने के बाद उसने भूरे सांड के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये गलती बहुत भारी पड़ गई। इससे पहले कि वो सांड की पूंछ पकड़ पाता, उसने उस आदमी को सींगों से उठाकर पटक दिया। उस आदमी पर हमले के बाद दोनों सांड वहां से तेजी से भागे। उनकी चपेट में आकर कई मोटरसाइकिलें नीचे गिर गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले में उस आदमी के अलावा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस कनाडा में लापता हो गई। उस एयर होस्टेस का नाम मरियम रजा बताया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इससे पहले भी PIA की कई एयर होस्टेस इसी तरह वहां से गायब हो चुकी हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मरियम रजा भी गायब हो गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक 26 फरवरी को PIA की फ्लाइट PK782 इस्लामाबाद से कनाडा के टोरंटो पहुंची थी। इसके बाद उस फ्लाइट में मौजूद सारा स्टाफ अपने तय होटल के लिए रवाना हो गया। उन्हीं में एयर होस्टेस मरियम भी शामिल थी। उसी शाम मरियम को रिटर्निंग फ्लाइट PK784 से कराची लौटना था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो एयरपोर्ट नहीं पहुंची तो कुछ लोगों को होटल भेजा गया, लेकिन होटल के कमरे में मरियम नहीं मिली। वहां उनकी यूनिफॉर्म मिली और एक नोट मिला। उस पर थैंक यू PIA लिखा हुआ था। माना जा रहा है कि मरियम ने कनाडा की नागरिकता लेने के लिए ये रास्ता अपनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कनाडा जाकर गायब होने वाली मरियम PIA की दूसरी कर्मचारी हैं। इससे पहले फैज मुख्तार नाम का एक क्रू मेंबर जनवरी में गायब हो गया था, जबकि 2023 में PIA के 7 कर्मचारी इसी तरह होटल से लापता हो गए थे। इनमें 4 एयर होस्टेस भी थी। पाकिस्तान का दावा है कि कनाडा में शरण लेना और बाद में नागरिकता हासिल करना बाकी पश्चिमी देशों की तुलना में काफी आसान है, इसीलिए PIA के स्टाफ के सदस्य इस तरह लगातार गायब हो रहे हैं।
इधर राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली बार से बिना उसकी इजाजत राम रहीम को पैरोल न दी जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 10 मार्च को पैरोल खत्म होने के दिन ही राम रहीम जेल पहुंच जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान ने वहां जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया और भारत ने पाकिस्तान और इस मुद्दे पर उसका साथ देने वाले तुर्की को भी आड़े हाथ लिया। A country that hosts and even celebrates UNSC sanctioned terrorists. सुप्रीम कोर्ट ने सिविल और आपराधिक मामलों को लेकर 2018 में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया। नए फैसले में अदालत ने साफ किया कि सिविल और आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई अंतरिम रोक का आदेश 6 महीने में अपने आप खत्म नहीं होगा। उधर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उत्तराखंड सुरंग हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे एक रैट माइनर का मकान गिरा दिया गया। पिछले साल सिलक्यारा में सुरंग निर्माण के दौरान जमीन धंसने से 41 मजदूर जब फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब मशीनें बंद पड़ गई थीं, तब रैट माइनरों की टीम ने ही हाथों से मिट्टी हटाकर ऑपरेशन को सफल बनाया था। लेकिन रैट माइनरों की उस टीम में शामिल वकील हसन नाम के रैट माइनर ने आरोप लगाया कि डीडीए ने बिना नोटिस दिए उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिए। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एक संस्था है जो दिल्ली में शहरी विकास का कामकाज देखती है। वकील हसन ने आरोप लगाया कि डीडीए का बुलडोजर चलने से उनका पूरा परिवार एक ही झटके में सड़क पर आ गया। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। रैट माइनर वो होते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी चूहे की तरह मिट्टी को हाथों से खोदकर रास्ता बनाते हैं, इसीलिए उन्हें रैट माइनर कहा जाता है। हालांकि डीडीए की तरफ से बयान जारी करके बताया गया कि वकील हसन का मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना था। डीडीए ने दावा किया कि 2022 में भी वकील हसन को इस बारे में नोटिस भेजा गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वकील हसन को नया घर देने का वादा किया। उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद डीडीए ने वकील हसन और उनके परिवार के लिए एक वैकल्पिक शेल्टर की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन वकील हसन ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रैट माइनर का घर तोड़े जाने पर दिल्ली में सियासी घमासान भी शुरू हो गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने डीडीए के एक्शन को पूरी तरह गलत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ये लोग बेघर होकर जाएंगे कहां? बिना कोई वैकल्पिक मकान दिए इनको छोड़ दिया जाता है कि दिल्ली की सड़कों पे रहें। जबकि डीडीए के एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वकील हसन और उनके परिवार की मदद का भरोसा दिया। उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि क्योंकि डीडीए केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर रैट माइनर वकील हसन के घर को गिराया गया, जबकि डीडीए ने अपने बुलडोजर एक्शन को कानून के तहत की गई कार्रवाई बताया। इस बीच पंजाब के मोहाली में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बंबिहा गैंग के अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 दिन पहले अमृतपाल ने गैंग के दूसरे शूटर के साथ मिलकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे बंटी बैंस पर फायरिंग की थी और गोलियों की तड़तड़ाहट से मोहाली का सेक्टर 79 थर्रा उठा था, क्योंकि गैंगस्टर अमृतपाल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर वहां के एक रेस्टोरेंट पर कई गोलियां दाग दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी रेस्टोरेंट में बंटी बैंस बैठे हुए थे, लेकिन फायरिंग से थोड़ी देर पहले वो वहां से निकल गए थे। घटना के एक वीडियो में 2 लोग पिस्तौल से रेस्टोरेंट पर फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाते हुए वहां से भागते हुए नजर आए थे। बाद में दोनों बदमाश सड़क के किनारे खड़ी एक बाइक पर बैठकर फरार हो गए थे। बंटी बैंस की शिकायत के बाद इस मामले की जांच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शुरू की और फिर मोहाली के एक गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बंबिहा गैंग की तरफ से बंटी बैंस से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी और पैसे नहीं देने पर उन पर फायरिंग करवाई गई थी। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में अमृतपाल ने बताया कि विदेश में बैठे बंबिहा गैंग के गैंगस्टर लकी पटियाल ने उन्हें बंटी बैंस को निशाना बनाने का आदेश दिया था। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कुछ दबंगों ने एक होटल के अंदर ऐसा तांडव मचाया कि वहां मौजूद हर कोई सहम गया। डंडे के साथ पहुंचे उन लोगों ने वहां एक कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी और तस्वीरों में दिखा कि उन्होंने होटल के उस कर्मचारी को घेर कर उस पर लात घूंसे बरसा दिए। 7-8 दबंगों का ये झुंड अचानक उस होटल में पहुंचा। इससे पहले कि वो कर्मचारी कुछ समझ पाता, वो लोग उस पर टूट पड़े। किसी ने हाथ पकड़कर खींचा तो किसी ने धनाधन डंडा मारना शुरू कर दिया।
एक ने तो हमले के लिए कुर्सी ही उठा ली, लेकिन पास में ही खड़े एक आदमी ने उसे रोक दिया। इस दौरान होटल के उस कर्मचारी पर डंडा और घूंसे लगातार चलते रहे। धक्का मुक्की के बीच एक बार तो उस कर्मचारी ने डंडा मारने वाले को दबोच लिया, लेकिन इसके बाद तो हमलावर और भड़क गए। नीले कपड़े पहने हमलावर ने अपने साथी से डंडा छीना और उस कर्मचारी पर पूरी ताकत से वार करता दिखा। इस मारपीट की वजह से होटल में दहशत फैल गई। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद हमला करने वाले लोग वहां से चले गए। इस घटना में वो होटल कर्मचारी घायल हो गया। हालांकि ये लड़ाई क्यों हुई इसका पता नहीं चल सका। मामला नहीं पता, मैं कुछ भी बना कोई बातचीत, बस मारपीट करके चले गए। बाद में पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी को रिहा कर दिया। अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। इसी मामले में 2 और आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी मंथन के बीच कांग्रेस ने माना कि उद्धव गुट के साथ कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है। नंबर्स तो फाइनल है, पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में टेक कंपनी इंटेल के पूर्व इंडिया हेड अवतार सैनी की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक दिन पहले उन्हें एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उस वक्त टक्कर मार दी थी जब वो साइकिलिंग कर रहे थे। इसके बाद अवतार सैनी के दोस्तों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होने का आरोप लगाते हुए लगातार दूसरे दिन हंगामा किया। इस बार यह हंगामा कर्नाटक विधानसभा के अंदर हुआ और बीजेपी के नेताओं ने वहां कांग्रेस नेता नासिर हुसैन पर एक्शन लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता नासिर हुसैन के लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। इसी के बाद बीजेपी नासिर हुसैन के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं का ये प्रदर्शन सदन के बाहर भी जारी रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सारे सबूत होने के बावजूद नासिर हुसैन और उनके समर्थकों पर कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान के बारे में नारा लगाने वाले को गोली का सजा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है कांग्रेस पार्टी। हालांकि कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने दावा किया कि इस मामले में पहले ही FIR दर्ज करा दी गई। Whatever the truth comes, the government will take serious action in this one. दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी एक दिन पहले ये भरोसा दिया था कि अगर विवादास्पद नारेबाजी के आरोप साबित हुए तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इधर दिल्ली के रोहिणी में सरेआम हुई गोलीबारी की वारदात ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां 2 बदमाश गहनों की एक दुकान के बाहर पहुंचे और दुकान का दरवाजा खुलवाने के लिए एक बदमाश ने गोली चलवा दी और उस बदमाश ने एक नहीं बल्कि कुछ सेकंड में ही 3 बार फायरिंग कर दी। वीडियो में वो फिल्मी अंदाज में गहनों की दुकान पर गोली चलाता नजर आया और गोली लगते ही वहां लगा शीशा चकनाचूर हो गया। उस बदमाश ने इस वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया। हमला करने से पहले उसने और मास्क पहने उसके साथी ने दुकान पर धावा बोलने की कोशिश की। वो दोनों उस दुकान के बाहर खड़े हो गए और अंदर मौजूद कर्मचारियों को दुकान का दरवाजा खोलने के लिए धमकाते दिखाई दिए। इस दौरान मास्क पहना दूसरा बदमाश दरवाजे के ठीक बाहर मौजूद रहा, लेकिन उन कर्मचारियों ने दरवाजा नहीं खोला तो उस बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली और गोली दाग दी। वहां गोलीबारी देखकर वो कर्मचारी बिल्कुल घबरा गए और काउंटर के पास बैठा एक कर्मचारी गोली लगने के डर से नीचे झुकता दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद वो दोनों बदमाश फरार हो गए। इस बीच पंजाब के फरीदकोट में बीच सड़क पर हुई तोड़फोड़ को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। वहां आपसी विवाद की वजह से कई लोगों ने सड़क पर खड़ी एक गाड़ी पर डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग भी भौचक्के रह गए, क्योंकि उनमें एक लड़का दौड़ता हुआ आया और ईंट उठाकर जोर से उस गाड़ी की तरफ फेंक दी। इसके बाद लाल टी-शर्ट पहना एक दूसरा लड़का आया, उसने भी गाड़ी के शीशे पर ईंट फेंक दी और इस बीच उन्होंने ईंटों की बरसात कर दी, क्योंकि उस लड़के ने फिर गाड़ी पर हमला कर दिया। तभी उनका तीसरा साथी वहां पहुंचा और पूरी ताकत के साथ उस गाड़ी के बोनेट पर ईंट मार दी। लेकिन इसके बाद तो आग बबूला हुआ वो लड़का रुका ही नहीं और गाड़ी के बोनेट पर लगातार डंडे बरसाता नजर आया। इस घटना से कुछ देर पहले वहां 3 लड़के अपनी जान बचाकर उस गाड़ी से निकलते दिखे। इसी दौरान उनका पीछा करते हुए दूसरे गुट के वो 6 लड़के आए और उस गाड़ी में तोड़फोड़ की। वीडियो के दूसरे हिस्से में तो वो गुट ही उस गाड़ी पर टूट पड़ा।
और गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए। यहाँ तक कि उस घर पर भी उस गुट के लड़के पत्थर मारते दिखे। बताया गया कि इस घटना से कुछ घंटे पहले दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। उधर सीरिया में वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एक आदमी की फायरिंग में मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि उस पर वहां की पुलिस ने गोली चलाई। जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, सीरिया में भयंकर बवाल मच गया, क्योंकि वहां के स्वीदा प्रांत में जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, किसी के कुछ समझ नहीं आया। तभी भीड़ से अधेड़ उम्र का एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकलता दिखा। जब तक लोग उसे सहारा दे पाते, वो बेसुध हो गया। इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो जिस आदमी का सहारा लेते हुए गिरा, उसने तुरंत बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाया। कोशिश की गई कि उसे फौरन अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन बताया गया कि उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सीरिया में लंबे वक्त से बशर अल असद का विरोध जारी है। वहां के लोगों का आरोप है कि बशर अल असद तानाशाह की तरह सीरिया को चलाने का काम कर रहे हैं और इसकी कीमत वहां की जनता को उठानी पड़ रही है। इधर पंजाब के होशियारपुर में एक रेलवे फाटक के पास अचानक धमाका हो गया। पंजाब के होशियारपुर में एक रेलवे फाटक के पास जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में रेलवे का एक गेटमैन बुरी तरह घायल हो गया। इतना ही नहीं, इस ब्लास्ट की वजह से रेल यातायात को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर दो विमानों के आमने सामने आने पर हड़कंप मच गया। वहां इंडिगो का एक विमान और मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की कंपनी फ्लाई एरिस्तान का एक विमान आमने सामने आ गए। हालांकि समय रहते दोनों विमानों की टक्कर होने से रोक लिया गया। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मां बनने वाली हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ये जानकारी दी। वो सितंबर महीने में बच्चे को जन्म दे सकती हैं। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने नवंबर 2018 में शादी की थी। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक टीचर ने स्कूल के अंदर ही शराब की बोतल खोल दी और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो सामने आने के बाद आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस वीडियो में वो टीचर और स्कूल के अंदर मौजूद स्टाफ रूम में शराब पीता नजर आया। इस दौरान जब वीडियो बनाने वाले आदमी ने स्कूल में शराब पीने पर नाराजगी जताई तो उस टीचर ने अजीबोगरीब जवाब दिया, मेरे को बाद में पीना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, टेंशन है जिंदगी में, क्या करोगे। उस कमरे में उस स्कूल की प्रिंसिपल और एक दूसरे टीचर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और चुपचाप अपना काम करते रहे। जबकि उस टीचर ने बड़े आराम से अपनी शराब की बोतल टेबल पर रखी और उन दोनों के सामने ही शराब पीना शुरू कर दिया। तो पी लीजिए, मैं तो पीता हूं। हालांकि उस कमरे में घुसने से पहले ही उसकी वीडियो बनाने वाले उस आदमी से बहस भी हुई। मैं रोज पीता हूँ। इस दौरान उस टीचर के माथे पर जरा भी शिकन नहीं आई, बल्कि वो उल्टा उस आदमी से ही भिड़ गया। है मेरे पास, फोटो खींच लो। वीडियो में दिखा कि उस टीचर ने बड़ी तसल्ली से बैठकर शराब पी और फिर चिल्लाते हुए वहां से चला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। उधर कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच बड़ा बयान सामने आया। ये बयान उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में दिया। उन्होंने इशारा किया कि वो अपने आप को पार्टी पर थोपना नहीं चाहते, यानी अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें छोड़ना चाहे तो वो इसके लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी में अलग थलग माना जा रहा है। चर्चा तो यह है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान उन्हें ही कांग्रेस की हार का जिम्मेदार मानती है। कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। हालांकि अपने इसी भाषण में उन्होंने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को निराधार भी बता दिया। भाजपा वाले भड़काने आई है, तरह तरह की अफवाहें, कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में। अरे कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूँ, मैं क्या पागल हो गया हूँ। छिंदवाड़ा सीट को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कमलनाथ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, जबकि 2019 में उनके बेटे नकुल नाथ इस सीट से चुनाव जीते थे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की अकेली सीट है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। वहां बीते 4 दिन में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि गाड़ियों पर, सड़कों पर, पेड़ों पर, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। और हालात ऐसे हो गए कि एक तस्वीर में एक सड़क पर पूरी की पूरी एक कार बर्फ में ढकी दिखाई दी। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से ये कार टायर से लेकर छत तक बर्फ में दबी नजर आई। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है इसका कोई भी हिस्सा जो है वो नहीं दिख रहा था। अब यहाँ बर्फ हटाई जा रही है और अब इस गाड़ी को निकाला जाएगा। 2 लोग मिट्टी खोदने वाले फावड़े से वहां जमी बर्फ को हटाते दिखाई दिए, लेकिन कार की छत पर करीब 1 फीट मोटी बर्फ जमी दिखाई दी। पूरी गाड़ी जो है बर्फ के नीचे है और ये बर्फ जो है बहुत ही सख्त हो गई है, यानी फ्रॉस्ट है
लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के पहले दिन से ही मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मार्च तक जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, जबकि उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में मार्च में भी पारा एक बार फिर नीचे लुढ़क सकता है। इस बीच जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज की दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारों की खबर पर बवाल मच गया। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की दीवारों पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखने पर विवाद हो गया। मामला सामने आते ही उन नारों को मिटा दिया गया। इसके बाद पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि ये काम उस हॉस्टल के किसी छात्र ने तो नहीं किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए गो सेवक साधराम के हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA करेगी। 20 जनवरी को साधराम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनके तार जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव ने CBI के समन्स के जवाब में भरोसा दिया कि वो जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव CBI के दफ्तर में पेश नहीं हुए। उन्होंने इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की जानकारी दी। साथ ही चुनाव से पहले समन्स भेजे जाने पर उन्होंने सवाल भी उठाए। उधर पाकिस्तान में नए सांसदों के संसद भवन पहुंचते ही वहां हंगामा हो गया। वहां इमरान खान के समर्थन वाले सांसद जब जीत के बाद पहली बार संसद पहुंचे तो बवाल मच गया। उन्होंने सदन के अंदर घुसते ही इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी करनी शुरू कर दी और उनमें ज्यादातर सांसद तो अपने साथ इमरान खान की तस्वीरें लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने सदन के अंदर ही इमरान की तस्वीरों वाले पोस्टर लहराए और उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। इस टाइम सिर्फ इमरान खान जेल में नहीं है, इस मुल्क का आईन जेल में है, तो दोनों को इंशाल्लाह रिहा कराएंगे। इसके बाद तो इमरान खान के समर्थकों की तादाद बढ़ती ही चली गई। वो हाथों में इमरान खान की तस्वीर लिए सदन के बीच में पहुंचे और फिर जोरदार नारेबाजी से पाकिस्तान का संसद भवन मानो गूंजने लगा। यह हंगामा यही नहीं थमा। इमरान खान के एक समर्थन ने तो शपथ लेने के बाद स्पीकर के सामने ही उनकी रिहाई की मांग कर डाली। नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस दौरान उन सांसदों ने ये आरोप भी लगाया कि वहां सेना के इशारे पर नतीजों में धांधली की गई। इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तान के संविधान का हवाला देते हुए ये दावा भी किया कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मिलकर वहां कानून को ताक पर रखकर सरकार बनाने की कोशिश की और इसमें उनका साथ वहां की सेना ने भी दिया। इस बीच बिहार के छपरा में बीमारियों की जांच करने वाले एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर लुटेरों ने ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई हैरत में पड़ गया। उन लोगों ने हथियारों के दम पर वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लाखों रुपए लूट लिए। और इस लूटपाट की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो बदमाश चेहरे को मास्क और हेलमेट से ढके दिखाई दिए। उनके हाथों में हथियार भी नजर आए। तस्वीरों में दिखा कि 4 बदमाश बीमारियों की जांच करने वाले उस डायग्नोस्टिक सेंटर में हर तरफ फैल गए। एक बदमाश पैसे रखने वाली जगह को खंगालता दिखा तो बाकियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच काली जैकेट वाले बदमाश ने वहां रखे एक टीवी पर लात मारी, लेकिन जब टीवी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो उसने हाथ से कोई चीज उठाकर टीवी पर जोर जोर से मारनी शुरू कर दी। तस्वीरों में बाईं ओर जमीन पर डायग्नोस्टिक सेंटर के वो कर्मचारी भी दिखे जिन्हें बंधक बनाया गया। उन बदमाशों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया और काउंटर में रखा सारा कैश और कर्मचारियों के गहने लेकर फरार हो गए। बताया गया कि उन बदमाशों ने कैश और गहने मिलाकर कुल 7 लाख से ज्यादा की लूटपाट की। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने पहली बार दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे की चेतावनी दे दी। वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने वाले अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर जमकर बरसे और दावा किया कि पश्चिमी देश ऐसे हालात बना रहे हैं जो परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया जब रूस और यूक्रेन में जारी लड़ाई को 2 साल पूरे हो गए और अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की वजह से दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गए। इसी बीच पुतिन ने दुनिया को सबसे बड़ी तबाही की चेतावनी दे डाली। रूस में 15 मार्च से राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने, उससे पहले पुतिन ने वहां की संसद के दोनों सदनों के साथ साथ अपनी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर जंग को भड़काने का आरोप लगाया और दावा किया कि वो दुनिया को तबाही के मुंह में झोंक देने पर तुल गए। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच पुतिन ने पहली बार परमाणु युद्ध के खतरे की चेतावनी दी। इस चेतावनी से कुछ दिन पहले ही वो परमाणु बम बरसाने वाले एक लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए नजर आए थे। पुतिन ने दावा किया रूस परमाणु हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा।
इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये घड़ी हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणना की जानकारी देगी। इसके साथ ही ये घड़ी दुनिया भर में सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी देगी। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई। इस योजना के तहत घर में सोलर प्लांट लगाने पर उसकी लागत का 60% सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुजरात के धुलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई। ये प्लांट टाटा कंपनी और ताइवान की कंपनी पावर चिप मिलकर बनाएगी। इस प्लांट से एक साल में करीब 300 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेप के एक आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 3 रोज पहले उसे 2.5 साल की एक मासूम का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उसके मकान के अवैध हिस्सों को ढहा दिया। बुलडोजर के साथ पहुंची नगर निगम की टीम ने कुछ ही देर में अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उनकी निगरानी में सबसे पहले उस मकान के आगे बने अवैध चबूतरे को तोड़ा गया। नगर निगम का एक कर्मचारी उस पर हथौड़ा मारता दिखा। चबूतरे को चकनाचूर करने के बाद आगे की कार्रवाई बुलडोजर की मदद से की गई। बुलडोजर ने पहले उस मकान के छज्जे को तोड़ दिया। इसके बाद उसने एक ही झटके में मकान के दरवाजे को दीवार से अलग कर दिया। आरोप लगा कि इसी मकान में रहने वाले 40 साल के आदमी ने पड़ोस में रहने वाली 2.5 साल की उस मासूम का रेप किया था। हालांकि बताया गया कि बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद प्रशासन ने उसके मकान के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया, लेकिन आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि आरोपी के परिवार वालों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने इस मामले में प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कुछ देर तक पुलिस वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद पुलिस भी सख्त हो गई। फालतू बातें नहीं करो, नहीं मैं कभी जो करना हम करेंगे, फालतू बातें मत करो। जब बोल रहे कॉपरेशन करो तो कॉपरेशन ही करो। इसके बाद कुछ ही देर में आरोपी के मकान के अवैध हिस्सों को ढहा दिया गया। इस एक्शन के बाद उज्जैन जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि रेप जैसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। इस बीच दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने यश मित्तल नाम के एक लड़के की हत्या करने के आरोप में उसके 3 दोस्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यश बीबीए का छात्र था और वो 3 दिन पहले 26 फरवरी को अपने हॉस्टल से लापता हो गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मामूली बात पर यश की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी थी और देर रात उनमें 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी को यश को उसके 5 दोस्त रचित, सुमित, सुशांत, शुभम और शिवम ने पार्टी के लिए बुलाया था। सभी लोग गजरौला के जंगल में पार्टी करने गए थे। उसी दौरान पैसों को लेकर यश और उसके दोस्तों में विवाद हो गया। आरोप है कि इसी वजह से उसके दोस्तों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसी पार्टी में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी हत्या करके शव को वहीं पे एक खेत में गाड़ दिया। यही नहीं, उन लोगों ने यश के घर वालों को गुमराह करने के लिए उनसे 6 करोड़ रुपए की डिमांड की। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो मिला। उसमें 26 फरवरी को यश यूनिवर्सिटी के गेट से निकलता नजर आया। इसी बीच पुलिस ने रचित को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर यश का शव भी बरामद कर लिया। इसी दौरान पुलिस को दूसरे आरोपियों के दादरी में होने की खबर मिली। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और बचने के चक्कर में आरोपियों की बाइक फिसल गई। मुठभेड़ में 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी। उनके पास से पुलिस को पिस्तौल और गोलियां भी मिली। इधर बिहार के आरा में कोर्ट के बाहर हुई फायरिंग की वजह से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक कोर्ट के मेन गेट के बाहर भीड़ में 2 लड़के आए और एक आरोपी को गोली मारकर भाग निकले। बताया गया कि वो आरोपी कोर्ट में पेशी के लिए आया था, तभी उन लड़कों ने उस पर फायरिंग कर दी और कोर्ट के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। गोलीबारी की आवाज सुनते ही लोग डर गए और काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। इस बीच सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया और वो वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को कुछ समझाते नजर आए। इसके साथ ही कोर्ट के बाहर भी पुलिस के कई जवान तैनात दिखे।
लेकिन सरेआम हुई फायरिंग की वजह से वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन यहाँ पर विफल है, जिला प्रशासन फेल है। इस वारदात के बाद वहां वकीलों को भी अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा। अगर गोली उछलकर अगर किसी अधिवक्ता पर लग जाता तो क्या होता? हालांकि इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी कोर्ट पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक 2016 में हुई एक हत्या के मामले में वो आरोपी पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था, तभी उन 2 लड़कों ने गोली चला दी और वो बुरी तरह घायल हो गया। उधर गाजा में मदद के लिए आई चीजें लेने के लिए जुटे लोगों पर बड़े हमले का दावा किया गया। आरोप लगा कि खाने पीने का सामान लेने के लिए पहुंचे लोगों पर इजराइल की सेना ने गोलियां दाग दी। बताया गया कि इस हमले में 70 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए, जिन्हें बचाने के लिए गाजा के अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें लोग घायलों को लेकर भागते दौड़ते नजर आए। इस दौरान अस्पताल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग घायलों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। वहीं कुछ लोग इजराइल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। वहां मौजूद महिलाएं भी भड़क गईं और इजराइल की सेना का विरोध जताया। बताया गया कि गाजा में खाने पीने का सामान लेने के दौरान ही शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोगों पर हमला कर दिया गया। आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने अचानक भीड़ पर फायरिंग कर दी और गोली लगने की वजह से 70 लोग मारे गए। और इसके विरोध में गाजा में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां शरणार्थी कैंपों में खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से लोग भड़क गए। उन्होंने राहत का सामान न मिलने के लिए इजराइल की सेना को जिम्मेदार ठहराया और गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर दी। गाजा में विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और इजराइल की सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में वहां शरणार्थी कैंपों में रहने वाले कई बच्चे भी शामिल हुए, जो टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए और कुछ बच्चे तो जलते टायर में लात मारते भी दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां घेराव कर लिया और हंगामा करते रहे। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में मिस्र, जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे देशों ने गाजा के लिए बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान भेजा, लेकिन शरणार्थी कैंपों तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाया। आरोप लगा कि इजराइल की सेना ने सख्त घेरेबंदी कर दी और सामान शरणार्थी कैंपों तक पहुंचने नहीं दिया और इसके खिलाफ वहां लोग भड़क गए। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने न्यूज चैनल के एंकरों के लिए सख्त फरमान जारी कर दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने न्यूज चैनलों के एंकरों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया। नए फरमान के मुताबिक न्यूज पढ़ने के दौरान महिला एंकरों की सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, चेहरा नहीं। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि इस नियम को न मानने पर कड़ी सजा दी जाएगी। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के इंडिया यूथ फ्रंट ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कई राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के युवा नेताओं ने मिलकर इंडिया यूथ फ्रंट बनाया है। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद ने अपनी जमानत के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनकी अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। वो सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। इधर केरल के कोझिकोड में हुए एक सड़क हादसे में लोगों के होश उड़ा दिए। वहां सड़क पर मुड़ने के दौरान एक गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ा और उसने सामने से आ रहे 2 स्कूटरों को जोरदार टक्कर मार दी और भीषण टक्कर लगते ही वो दोनों स्कूटर सवार सड़क पर गिर गए और स्कूटर से नीचे गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो गाड़ी कुछ सेकंड में ही उन दोनों स्कूटरों को तेज रफ्तार में टक्कर मारती दिखी। उस गाड़ी सवार ने एक स्कूटर को टक्कर मारने के बाद संभलने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी को काबू में नहीं कर पाया और गाड़ी दूसरे स्कूटर से भिड़ गई। इसके बाद तो दूसरे स्कूटर पर सवार पति पत्नी उछलकर नीचे गिर गए और उनका हेलमेट दूर जाकर गिरा। इस बीच वो गाड़ी भी सड़क पर रुक गई। तभी उस महिला को चोट लगने की वजह से उसका पति उस गाड़ी की तरफ झपट पड़ा और शीशे पर जोर जोर से हाथ मारता दिखा। हालांकि वो गाड़ी सवार भी नीचे उतर गया और उस महिला के पास पहुंच गया। इस दौरान वहां से गुजर रही कई गाड़ियां रुक गईं और मदद के लिए लोग उस महिला के पास जाते दिखाई दिए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग सहम गए। उस वीडियो में एक आदमी अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता नजर आया और वो उसे पीटते हुए अपने मकान की बालकनी तक ले आया। इस दौरान उसने उस महिला को बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश भी की। वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उस बालकनी में पड़ा एक पत्थर उठाया और उस महिला के सिर पर वार कर दिया। वो दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन वो आदमी उसे बेरहमी से मारता रहा। इस दौरान उस मकान के नीचे खड़े लोग उसे छोड़ने की गुहार लगाते रहे। आरोप है कि इस दौरान उस आदमी की दूसरी पत्नी और मां भी वहां मौजूद थी, जो उसे उसकी पत्नी को मारने के लिए उकसा रही थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी दूसरी पत्नी और मां के खिलाफ भी हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया।
इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक कॉलेज में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर बवाल हो गया। एक दिन पहले उस कॉलेज में साइंस डे मनाया गया था, लेकिन साइंस डे के मौके पर कॉलेज में हुआ एक नाटक बवाल की वजह बन गया, क्योंकि आरोप लगाया गया कि उस नाटक में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया। इसके बाद बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में ही धरना शुरू कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर नाटक के कुछ किरदारों को साधु संतों की वेशभूषा में दिखाया गया ताकि हिंदू धर्म में लोगों की आस्था का मजाक बनाया जा सके। कॉलेज के कई टीचर छात्रों को मनाने गए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। छात्र घंटों तक प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर फर्श पर बैठकर नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद कॉलेज की तरफ से लिखित माफीनामा जारी किया गया और विवादित नाटक पर माफी मांगी गई। इधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हुए सड़क हादसे ने 14 लोगों की जान ले ली। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। वहां एक सामान ढोने वाली गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक जताया। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। 2020 के दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। निचली अदालत में शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने 67 लाख रुपए का सोना बरामद करने का दावा किया। इस सोने को बड़ी चालाकी से एक बैग के अंदर छिपाकर रखा गया था। इस मामले में कस्टम्स विभाग ने बांग्लादेश के रहने वाले 2 यात्रियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला की बेरहमी से पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें कुछ लोग उस महिला को जमीन पर गिराकर मारते दिखाई दिए। महिला से मारपीट की यह घटना 19 फरवरी की बताई गई और मारपीट की उसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में कई लोग एक महिला को बुरी तरह बेरहमी से पीटते नजर आए। रास्ते पर बैठी उस महिला को एक दूसरी महिला मुक्के मारती दिखाई दी। तभी लाठी लेकर एक और महिला उस पर टूट पड़ी। वो बिना रुके उस पर दनादन लाठी चलाने लगी। इतना ही नहीं, एक लड़की भी उस पर डंडे बरसाने लगी। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह मारपीट कर रही महिलाओं को अलग किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पहुंचा और वो बाल पकड़कर उस महिला को पीटने में जुट गया। हालांकि कुछ लोगों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाद में वो महिला किसी तरह वहाँ से भाग निकली। महिला का नाम फातिमा बताया गया। उसका आरोप है कि गांव के कई लोगों ने मिलकर 19 फरवरी को उससे मारपीट की थी और पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद फातिमा ने वहां की एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि ये नहीं पता चल सका कि किस वजह से उसके साथ मारपीट हुई थी। इस बीच बिहार के सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए वहां जमकर बवाल किया। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल सूर्यकांत सिंह का इस्तीफा मांगते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और विरोध जताने के लिए सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर छात्र आगजनी करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां छात्रों की भारी भीड़ दिखाई दी जो प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग करते रहे। छात्रों के इस बवाल की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ छात्र कॉलेज के सामने सड़क पर धरने पर बैठे नजर आए। छात्रों ने प्रिंसिपल सूर्यकांत सिंह पर कॉलेज में मनमानी और जानबूझकर हॉस्टल की बिजली काटकर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी शहर पर प्रिंस नाम का सफाई कर्मचारी कॉलेज में मारपीट करता है। वो प्रिंस हमारे प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी पर हाथ उठाया है। वो एक स्वीपर है, स्वीपर का सुपरवाइजर है, लेकिन वो कभी भी साफ सफाई नहीं करता है। उसका एक ही काम है कॉलेज में बच्चों के बीच घुस के मारपीट करना। छात्रों का बवाल बढ़ने के बाद फौरन वहां पुलिस के कई अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद धरने पर बैठे छात्रों को समझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन लाख समझाने के बाद भी छात्र सड़क पर ही बैठे रहे। हालांकि बाद में कार्रवाई का भरोसा देकर अधिकारियों ने छात्रों का प्रदर्शन खत्म करवा दिया। इधर चेन्नई में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोगों की सांसें थम गई। वहां एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में एक स्कूटर पर बैठे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। वीडियो में दिखा कि उस स्कूटर वाले ने अपना स्कूटर ट्रक के दाईं ओर से आगे निकालना चाहा, लेकिन संकरी गली उसके लिए घातक बन गई। स्कूटर पर बैठे पति पत्नी ने जैसे ही उस ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की, उनका बैलेंस बिगड़ गया। स्कूटर डगमगाया और उस पर बैठी महिला सीधे ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस उनको देर सवेर बदल भी सकती है। जहां तक बात है विक्रमादित्य सिंह की, तो उन्होंने जरूर नेतृत्व से बात करके कुछ आश्वासन उनको मिला है कि उनके जो हित है उसका संरक्षण करेगी पार्टी, उसकी देखरेख करेगी पार्टी, अफसरों का हस्तक्षेप कम होगा और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा। ऐसे कई मंत्रियों को यह संदेश दिया गया, उनको आश्वासन दिया गया और आलाकमान से सीधे बात कराई गई है। तो सुक्खू को फिलहाल अभयदान मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि नेतृत्व को फैसला करना है कि उनको अभी हटाना है या लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल, तो ये तो रही कांग्रेस कैंप की बात। लेकिन यतेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी शिमला में मौजूद है। यतेंद्र, जो दूसरा कैंप है, जयराम ठाकुर काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो शांत नजर आ रहे हैं। वहां क्या कुछ चल रहा है? और अभी भी जो बागी विधायक हैं वो लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, उनके संपर्क में है। कांग्रेस जो ऑब्जर्वर्स आए उनसे मुलाकात नहीं की उन्होंने। देखिए, बिल्कुल बागी विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी के लगातार संपर्क में और लगातार उनसे बातचीत हो रही है और उन्होंने तेवर, जो बगावती तेवर है, वो अपनाए रखे हैं। अभी भी बीजेपी, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं कि शांत है थोड़ी सी, तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वो सरकार को हिलाने की स्थिति में राज्यसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया। जहाँ कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बावजूद भी कांग्रेस हारी और वो केवल बीजेपी की रणनीति की वजह से हारी, क्योंकि जो विधायकों का जो गुस्सा है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ है और वो किसी भी हद तक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उनके विरोध में जा सकते हैं। और ये मौजूदा जो बगावती विधायक है, उन्होंने दिखा दिया। अभी भी बीजेपी सूत्रों का दावा है कि 3 से 4 विधायक उनके संपर्क में। हालांकि थोड़ा सा झटका जरूर लगा कि विक्रमादित्य ने जिस तरह से बगावती तेवर अपनाए थे, लेकिन रात होते होते वो वापस उसी खेमे में वापस चले गए। तो बीजेपी अभी खुलकर अपने पत्ते सामने नहीं लाना चाहती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में विक्रमादित्य की तरह जो उनके संपर्क में 3 से 4 विधायक हैं वो भी वापस पलटी ना मार जाएं। तो अभी किसी तरह की जल्दी नहीं दिखाना चाहती है बीजेपी, जो बात कह रहे हैं यतेंद्र। राहुल, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिमाचल की अगर हम बात करें, इस तरह से इतिहास में कभी नहीं हुआ, 40 आपके पास एमएलए हो और आप राज्यसभा का चुनाव, आपका कैंडिडेट हार जाए। और दूसरा, सुक्खू के साथ क्या दिक्कत आपको नजर आती है? पीपल्स सीएम उन्हें कहा जाता था, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था? पहले दिन से हमने देख लिया था, जब कौन सीएम होगा, प्रतिभा सिंह बनेंगी, सुक्खू होगी, खींचतान वहीं से नजर आनी शुरू हो गई। देखिए, पार्टी में सुखविंदर सिंह सुक्खू के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। हिमाचल में उन्होंने बहुत काम किया है और इसी का परिणाम था कि जब फैसला होना था कि आप जानते हैं कि 2 गुट वहाँ पे बड़े क्लियरली थे। एक जो प्रतिभा सिंह का गुट था, जो वीरभद्र जी की पत्नी है, और दूसरा सुखविंदर सुक्खू का जो था वो गुट था। और ऐसे में मना के जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने मनाकर जो सुखविंदर सुक्खू है उनको मुख्यमंत्री बनवाया था। ये भी माना जाता था कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन सुखविंदर सुक्खू जो थोड़े से मैं उनको कहूँ, उनके काम करने का तरीका जो है थोड़ा सा अग्रेसिव है और वो कई बार अपनी बातों पे अड़ जाते हैं। शायद यही कारण रहा था कि बहुत सारे जो विधायक थे वो नाराज़ हो गए थे। उनको लगता था कि उनका ड्यू जो है उनको नहीं मिल रहा है। जो वो जिस तरह से जीत के आए हैं, वो शायद जैसे राजेंद्र राणा जो हैं, जिस तरह की उन्होंने जीत हासिल की थी, वो बड़ी जीत थी और उनको ड्यू नहीं मिल रहा था। जैसे विक्रमादित्य हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो उनको, इन लोगों को ये लग रहा था कि हमारी बातें जो है सुनी नहीं जा रही, हमें साइडलाइन पार्टी में किया जा रहा है। ये कारण था कि एक नाराजगी जो है सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ वहां पे थी। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक जो हैं, जो एमएलएज हैं, उन पर विधानसभा के स्पीकर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, कल गवर्नर से भी मुलाकात करने गए थे कुलदीप सिंह पठानिया। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि जो बागी विधायक हैं, 6 उनकी संख्या है कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, पंचकुला में हैं, वहीं से शिमला आए थे, सदन में पहुंचे और उसके बाद वापस कल देर शाम वो पंचकुला पहुंच गए और लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उन पर कड़ा एक्शन हो सकता है, स्पीकर एक्शन ले सकते हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी कांग्रेस एमएलएज को बैठक के लिए बुलाया है। साथ ही साथ कांग्रेस हिमाचल में सब कुछ ठीक होने का दावा भी कर रही है। तो सभी विधायकों को बुलाया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए लगातार शिमला से। अरुण, तो 2 खबरें, एक तो कुलदीप सिंह पठानिया जो कि स्पीकर हैं, वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 11 बजे, और दूसरी तरफ बैठक बुलाई है सीएम सुक्खू ने।
देखिए, सीएम सुक्खू कोशिश ये कर रहे हैं कि अब कम से कम विधायकों को संतोषजनक जवाब दिया जाए, जो उनके काम थे, जो उनकी परेशानियां थी, उनसे बात की जाए, उनसे मिला जाए। पार्टी नेतृत्व ने सख्त संदेश उनको दिया है कि सबको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, आप मुख्यमंत्री, इसका मतलब अकेले नहीं चलेंगे। पार्टी जिताने में सबका योगदान होता है और अगर सरकार बनने पर सबको सम्मान नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो सुक्खू को बेहतरीन ढंग से समझा दिया गया है नेतृत्व की तरफ से कि आपको अब सबको साथ लेके चलना होगा। जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी ये पाया कि सारे विधायक नाराज इसीलिए हैं, सारे मंत्री इसलिए नाराज है कि वो अकेले चलने में भरोसा करते हैं, उनके अफसरों के जरिए सरकार चल रही थी। दूसरी बात है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि ये सहयोग नहीं कर रहे, 6 विधायक वापस आने को तैयार नहीं, तो हो सकता है कि उनको अयोग्य ठहराने संबंधी कोई फैसला ले लिया जाए। बिल्कुल, एक सवाल मैं बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहूंगा राहुल आपसे कि सुक्खू का जो कॉन्फिडेंस कल नजर आ रहा था, क्या किसी तरह की धमकी उनकी तरफ से भी दी गई होगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल साफ है। नहीं तो देखिए, वहाँ जो पर्यवेक्षक गए थे वो बाकायदा उसी वक्त जो है सीएम को चेंज कर देते। देखिए, सुक्खू जो है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनके साथ भी विधायक हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने ये साफ कह दिया था कि अगर सरकार गिरानी है तो गिरा लेते हैं, उसके बाद जो विधायक अपनी जीत सुनिश्चित करके देख लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो है, और मुझे जो जानकारी है, इस तरह की बातें हुई थी बैठक में, और ऐसे में ही जो विधायक थे उनको लगा कि ये शायद मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार गिरती है। शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया। लेकिन पेशी के दौरान शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में आ गई, क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाहजहां शेख आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को 50 से ज्यादा दिनों से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन पर ईडी की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोषण का आरोप लगा। और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाहजहां शेख अपने पुराने तेवरों में नजर आए। यही नहीं, बसीरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे। कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाहजहां शेख तेजी से कोर्ट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्हें कोलकाता में पुलिस मुख्यालय लाया गया। यानी गिरफ्तारी के बाद जब जब शाहजहां शेख नजर आए वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को यह खबर मिली, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं, संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोषण होने का भी आरोप लगाया था। और इसीलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वहां जश्न मना। महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली, एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था। और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां शेख के मामले की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई और इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने मांग की कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? बीजेपी ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, टीएमसी का जवाब आ गया। The court gave the freedom to the police. It took 48 hours. सियासी खींचतान के बीच टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेश खाली जाने का ऐलान किया, वो पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं हटे। वो रामपुर बाजार इलाके में एकदम डटकर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थक, दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे हुआ यह कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन शुवेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुवेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की मांग थी कि उन्हें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद दोबारा संदेश खाली की महिलाओं से मिलने की इजाजत दी जाए। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों
चेन्नई में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोगों की सांसें थम गईं। वहां एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में एक स्कूटर पर बैठे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। वीडियो में दिखा कि उस स्कूटर वाले ने अपना स्कूटर ट्रक के दाईं ओर से आगे निकालना चाहा, लेकिन संकरी गली उसके लिए घातक बन गई। स्कूटर पर बैठे पति पत्नी ने जैसे ही उस ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की, उनका बैलेंस बिगड़ गया। स्कूटर डगमगाया और उस पर बैठी महिला सीधे ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गई और जब तक कोई कुछ समझ पाता, ट्रक का पहिया उस महिला के पैर के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। वो महिला जहां गिरी वहां मानो खून की नदी बह पड़ी। सड़क पर खून से लथपथ उस महिला का पति उसे हिम्मत बंधाता रहा, लेकिन वो दर्द के मारे रोने लगी। इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोग भी उन दोनों की मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्हीं में कुछ लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया ताकि उस महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके बाद जब एम्बुलेंस वहां पहुंची तो उस महिला को स्ट्रेचर की मदद से उसमें बैठाया गया। बताया गया कि इस हादसे में उस महिला का काफी खून बह गया, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इधर बिहार के अररिया से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। उस वीडियो में एक महिला रेल की पटरियों के बीच लेटी नजर आई और मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजरती दिखाई दी। इस दौरान वो महिला बिना हिले वहीं लेटी रही और वो मालगाड़ी धीमी रफ्तार में उसके ऊपर से होकर गुजर गई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन चलती ट्रेन को देखकर किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद जब वो ट्रेन गुजर गई तो उस महिला को वहां से उठा लिया गया। उस महिला को देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि ट्रेन गुजर जाने के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। बताया गया कि उस मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक पर खड़ा देख उस महिला ने उसके नीचे से होकर गुजरने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वो मालगाड़ी चल पड़ी। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उसे उस ट्रैक पर ही लेटने की सलाह दी और उस महिला ने वैसा ही किया। जब तक ट्रेन नहीं गुजरी वो महिला वहीं लेटी रही। उधर यूक्रेन जंग को लेकर रूस से बढ़ते खतरे के बीच नेटो के 5 सदस्य देशों ने एक साथ सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। ये ड्रिल यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में की गई, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो के सैनिकों ने दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास किया। खतरनाक हथियारों से लैस सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर ड्रिल वाली जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां दुश्मन पर सामने से हमला करने की तैयारियों को धार दी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले पोलैंड समेत कई नेटो सदस्य पुतिन के निशाने पर हैं। ऐसे में दावा किया गया कि रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने उसके बेहद करीब इस ड्रिल का आयोजन किया, ताकि रूस से हमला होने पर नेटो के सदस्यों को तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड में हुई इस ड्रिल में ब्रिटेन, तुर्की, स्पेन, अल्बेनिया और पोलैंड के सैनिक शामिल हुए। इधर महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने म्यांमार से अवैध तरीके से भारत पहुंचे 8 लोगों को पकड़ लिया। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने म्यांमार से अवैध तरीके से भारत पहुंचे 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि वो किस तरह भारत पहुंचे और उनका मकसद क्या रहा। अमेरिका के आइडाहो में जहरीले इंजेक्शन से सजा देने की कोशिश नाकाम होने पर एक सीरियल किलर की मौत की सजा रोक दी गई। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मेडिकल टीम इंजेक्शन देने के लिए उस सीरियल किलर की नस नहीं ढूंढ पाई। इसके बाद उसकी मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखने वाली संस्था ADR की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश की 6 पार्टियों ने 3077 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम घोषित की। इन पार्टियों में BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP, CPM और NPP शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक BJP के खाते में इस दौरान सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए। उधर हरियाणा के सोना में एक दुकान में घुसकर की गई मारपीट की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब उस दुकान में मौजूद लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों बदमाश उस दुकान में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में वो वहां मौजूद 2 लोगों से बहस करते नजर आए और तभी टोपी पहने एक बदमाश ने उस आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूसरे बदमाश ने भी उसके साथी पर हमला कर दिया। इसके बाद तो उन बदमाशों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा। वो बदमाश उन लोगों को दुकान में लगे काउंटर के दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनमें एक बदमाश ने वहां रखा एक स्टूल उठाया और उस आदमी के सिर पर हमला कर दिया। उनके वार से बचने के लिए वो लोग पीछे हटते रहे, लेकिन वो बिना रुके उन्हें मारते रहे। इसके बाद दूसरे बदमाश ने वो स्टूल दोबारा उठाया और उन लोगों के ऊपर फेंककर वहां से भाग निकला। बताया गया कि रात के वक्त वो दोनों बदमाश दबे पांव उस दुकान में घुसे थे और उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच बिहार के दरभंगा में जन्मदिन के जश्न में हुई फायरिंग से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। खुशी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब वहां मौजूद एक लड़के की मौत हो गई। और इसके बाद तो उस लड़के के परिवार में मातम पसर गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
पुलिस के मुताबिक वो लड़का एक जन्मदिन समारोह में वीडियोग्राफी करने गया था, लेकिन वहां हुई हर्ष फायरिंग के दौरान उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। घटनास्थल की जो तस्वीरें आई उनमें जमीन पर गोलियों के खोखे पड़े नजर आए। वहीं चारों तरफ लोगों का सामान भी बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि उस जन्मदिन समारोह में कई शराब माफिया इकट्ठा हुए थे और वहां जमकर फायरिंग भी की थी। बताया गया कि उस लड़के को वीडियोग्राफी के बदले शराब पिलाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच 500 रुपए में वीडियोग्राफी करने पर बात तय हुई। उनको 500 रुपया देंगे, तुम मेरा वीडियोग्राफी कर दो। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला आरोपी फरार हो गया। ऐसे में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर सरकार ने जीडीपी विकास दर से जुड़े आंकड़े जारी किए और जिनके मुताबिक दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में जीडीपी बढ़ने की दर आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा रही। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देश के विकसित भारत की तरफ बढ़ने का दावा दोहरा दिया। दिसंबर में खत्म हुई तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की दर 8.4% दर्ज की गई, जबकि रिजर्व बैंक ने जीडीपी विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया था। इसे एक साल पहले की इसी तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की दर केवल 4.3% दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी विकास दर बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रहा। इन आंकड़ों के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि देश की विकास दर बढ़ने का सिलसिला चौथी तिमाही में भी जारी रह सकता है। उधर पाकिस्तान के T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के 13 खिलाड़ी एक साथ बीमार पड़ गए। पाकिस्तान सुपर लीग में एक साथ एक ही टीम के 13 खिलाड़ियों के बीमार होने का मामला सामने आया। ये सभी खिलाड़ी कराची किंग्स टीम के हैं। इनमें शोएब मलिक, हसन अली और शान मसूद जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस टीम के पास अब अगला मैच खेलने के लिए 11 खिलाड़ी भी उपलब्ध नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक तेल टैंकर से करीब 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस तेल टैंकर के अंदर अंग्रेजी शराब को छिपा कर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। चीन 2027 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चीन 2015 में भी इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक हाईवे के बीचों बीच बनी मजार का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उस मजार पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो वो उसके पास हनुमान मंदिर बनवाएंगे। नितेश राणे ने नासिक चांदवड़ हाईवे पर बनी उस मजार की तस्वीरें भी दिखाई। तस्वीरों में दिखा कि वो मजार हाईवे के बिल्कुल बीच में डिवाइडर पर बनाई गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस मजार को बनवाने के लिए एक अधिकारी को रिश्वत दी गई। उन्होंने इस मामले को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने भी उठाने की बात कही और 2 टूक कह दिया कि अगर उस मजार को वहां से हटाया नहीं गया तो वो इसका विरोध करेंगे। आणि ह्या मजारवर लवकरात लवकर बुलडोजर चालवा, ही मजार काढून टाका, नाहीतर ह्याच्याच बाजूला आम्ही बजरंग बलीचं मंदिर उभा करण्यासाठी आम्ही तिथे सगळं सामान पाठवतो। इस बीच जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के एक मकान में भयानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग बुझाने में जुट गई। हालांकि मकान में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन आग की भयानक लपटों ने वहां कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे मकान में फैल गईं। वहां से आई एक तस्वीर में मकान के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। फौरन घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप की मदद से मकान से उठ रही आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। लेकिन आग बेहद भयावह थी और उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। आग की वजह से पूरा आसमान जैसे लाल हो गया। इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई मकानों को खाली करवा लिया गया, क्योंकि डर यह था कि आग की लपटें दूसरे मकानों में न फैल जाएं। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। उधर अमेरिका के टेक्सास के जंगलों में लगी आग से दहशत फैल गई। 3 दिन पहले भड़की आग ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि आसपास के कई इलाके खाली करवाने पड़ गए, क्योंकि आग का काला धुआं वहां की सड़कों तक आ गया और उसकी वजह से सामने चल रही गाड़ियां तक दिखना मुश्किल हो गई। इस दौरान दमकल कर्मियों की टीम ने एक हाईवे पर जाते हुए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उस हाईवे के दोनों तरफ आग की लपटें उठती दिखाई दी, जबकि वो पूरा रास्ता धुएं से घिरा नजर आया। वहां चलना मौत को बुलावा देने जैसा था, क्योंकि जैसे जैसे उन दमकल कर्मियों की गाड़ी आगे बढ़ी, आग की लपटें हाईवे के और करीब आती गईं। और एक पल तो ऐसा आया जब उस गाड़ी के एकदम सामने चिंगारियां उठती दिखी, जबकि धुएं ने पूरी गाड़ी को ढक दिया। बताया गया कि आग ने जंगल का 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा इलाका जलाकर राख कर दिया।
इसकी वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए और कई इलाकों को भी खाली करवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी खतरा टलता नहीं दिख रहा, क्योंकि तेजी से बढ़ती आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया। वहां अचानक हुए धमाके के बाद आग का ऐसा बवंडर उठा कि लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि थोड़ी देर में आग ने उस पूरी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और उसके बाद तो वो पूरा इलाका लाल नजर आया। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी ने मिसाइल दाग दी। वहां से उठ रहे काले धुएं को देखकर तो लोग दंग रह गए, क्योंकि वो धुआं आसमान में किसी बवंडर की तरह उठता दिखाई दिया। इस दौरान दमकल की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार करती रहीं, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उस पर काबू पाने में शाम से रात हो गई। लेकिन इसके बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। बताया गया कि आग लगते ही आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया, क्योंकि उस फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों की जान पर बनाई। हालांकि आग की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें थम गई। इधर खबर है कि मलयालम समेत कई भाषाओं में बनाई गई फिल्म दृश्यम हॉलीवुड में दस्तक दे सकती है। खबर है कि हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बन चुकी मलयालम फिल्म दृश्यम के दोनों पार्ट के हॉलीवुड रीमेक बनने वाले हैं। पैनोरामा स्टूडियोज ने गल्फ स्ट्रीम पिक्चर्स और जियो80 फिल्म्स के साथ मिलकर दृश्यम के सारे राइट्स खरीद लिए। इस फिल्म को अंग्रेजी के अलावा कोरियन वर्जन में भी बनाया जाएगा। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सऊदी प्रो लीग में एक मैच का बैन लगा दिया गया। आरोप है कि उन्होंने अल नासर टीम के लिए खेलते हुए दर्शकों की तरफ अश्लील इशारे किए थे। भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस दौरान सेक्टोरल इंडेक्स में हेल्थ सर्विसेज को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों में ज्यादा तेजी रही, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 72,500 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 31 अंकों की तेजी के साथ 21,982 के स्तर पर पहुंच गया। इस बीच राजस्थान के टोंक से आई एक खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया। वहां अवैध खनन के एक आरोपी को भीड़ ने बीच सड़क पर पीट दिया। वो आरोपी रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी भीड़ ने उसे दबोच लिया और भागने के दौरान ही उस ट्रैक्टर का एक टायर खुल गया और लुढ़क कर सड़क के दूसरी तरफ चला गया। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने रेत से भरे उस ट्रैक्टर को नहीं रोका और सड़क पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर दौड़ाता रहा। इस दौरान ट्रॉली से लगातार रेत सड़क पर गिरती नजर आई और वो ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। वहीं पुलिस की एक गाड़ी भी सड़क के दूसरी तरफ से उसके साथ साथ चलती दिखी, लेकिन उस टायर के खुलने के बाद भी वो आगे बढ़ता रहा। इस बीच कई मोटरसाइकिलों पर सवार लोग भी उसका पीछा करते रहे। हालांकि कुछ दूर जाने पर वो ट्रॉली आधी खाली हो गई और रेत सड़क पर गिर गई। इसके कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इजराइल की सेना ने सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके में एक खदान को उड़ाने के लिए एक साथ कई बमों को इस्तेमाल किया। गोलान हाइट्स इजराइल के पड़ोसी सीरिया का वो इलाका है जहां इजराइल की फौज का कब्जा है और उसी इलाके में इजराइल ने एक साथ कई बमों का इस्तेमाल करके उस खदान को उड़ा दिया। इजराइल की इस कार्रवाई से वो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इजराइल की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहां कई लोग भी बैठे दिखाई दिए। वो हाथों में मोबाइल फोन लेकर इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार दिखे और जैसे ही खदान को नष्ट करने का इशारा हुआ, वहां पटाखों की तरह बम फूट पड़े। इजराइल ने यह कार्रवाई सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके में की। गोलान हाइट्स है तो सीरिया में, लेकिन वहां इजराइल की फौज का कब्जा है और इसी इलाके में मौजूद उस खदान को बमों का इस्तेमाल करके ढहा दिया गया। इधर पटना में एक ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस पर सवार एक महिला की मौत हो गई। और इस हादसे के बाद गुस्साए सैकड़ों लोगों ने वहां सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, लोगों ने पूरे हाईवे को जाम कर दिया। वहां लोग नारेबाजी करते हुए हंगामा करते रहे। इस बीच हादसे की खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, लेकिन नाराज भीड़ किसी भी तरह वहां से हटने को राजी नहीं हुई। पुलिस के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे दिखाई दिए कि किसी भी तरह वहां से भीड़ को हटाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे लोग वहां जमा होते गए, भीड़ का गुस्सा भी बढ़ता दिखा। इस बीच हादसे का शिकार हुई महिला के परिवार वाले भी वहां पहुंचे और सड़क पर बैठकर ही रोते दिखे। बताया गया कि लोगों ने उस ट्रक पर भी पथराव किया जिससे हादसा हुआ था। हालांकि पुलिस ने कई घंटों की कोशिश के बाद किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर हाईवे से हटा दिया। इधर गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के
प्री वेडिंग समारोह में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से मेहमान जामनगर में जुटने लगे। सुबह से दोनों का प्री वेडिंग समारोह शुरू हो जाएगा और 3 मार्च तक चलेगा। प्री वेडिंग में हिस्सा लेने के लिए फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग अपनी पत्नी के साथ जामनगर पहुंचे। रणबीर कपूर, पत्नी आलिया भट्ट और अपनी मां नीतू कपूर के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा शाहरुख खान अपनी बेटी और बेटे के साथ नजर आए। अर्जुन कपूर भी एयरपोर्ट पर नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह में हिस्सा लेने के लिए सलमान खान भी जामनगर पहुंच गए सुबह। इसके अलावा एमआर प्रॉपर्टीज के संस्थापक मोहम्मद अल्बार भी जामनगर पहुंच गए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में फिल्म और कारोबार जगत के दिग्गजों के अलावा क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी भी शिरकत करते नजर आएंगे। इसलिए हम लोग घबराने लगे हैं, भेड़िए तहजीब सिखलाने लगे हैं। 100 बात की एक बात कही विवेक ने, पेशकारों की जरा जुर्रत तो देखो, मुंसिफों को आंख दिखलाने लगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।